नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त हम गोरखपुर कचहरी में मौजूद हैं और यूजीसी के मुद्दे पर, जैसा आप जानते ही होंगे कि लीगल लड़ाई एक सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर स्टे लगा दिया है। तो यहाँ हमारे साथ अधिवक्ता हैं। आप सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रणव द्विवेदी है। मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है यूजीसी के मुद्दे पर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूजीसी ने एक रेगुलेशन पास किया 2026, जो कि पहले से 2012 में पास था। उसमें उन्होंने कुछ वर्गों को और जोड़ दिया। उसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को जोड़ दिया गया। उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी उद्देश्य में जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि इन लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है और एक तरीके से कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी को सीधे तौर पे आरोपी मान ही लिया गया कि सिर्फ जनरल कैटेगरी और लोगों के साथ भेदभाव कर सकती है। अगर भेदभाव होना ही है, अगर कथित रूप से, जो कि सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य हमारे कैंपसेस का कि अगर वहाँ पे कोई दुर्भाग्य होता है तो विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में, महाविद्यालयों के किसी परिसर में, किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में यदि आज भी कोई भेदभाव हो रहा है तो सिवाय दुर्भाग्य कुछ नहीं है। जैसा कि इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के रूप में रोहित वेमुला की घटना हुई, जिसके बाद से एक याचिका दायर थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार से कहा, यूजीसी से कहा कि आप एक विनियम लाइए जिसमें आप भेदभाव मिटाने की पूरी कोशिश करिए। तो यूजीसी ने एक रूल लिया दिया, रेगुलेशन, हम आपको सामान्य भाषा में अगर समझाएं तो, जिसमें ये कहा गया कि ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, इनके साथ यदि भेदभाव होता है तो एक समता समिति का गठन होगा और वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। तो इस देश के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की बस ये मांग थी, सामान्य वर्ग के अभिभावकों की ये मांग थी, सामान्य वर्ग की जनता की ये मांग थी कि भेदभाव अगर होना ही है तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, इसी देश के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में नारे लगाए गए कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये भी भेदभाव है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए ये भेदभाव पूर्ण नारा लगाया गया। ठीक, हवा में उड़ गए जय श्री राम जैसे, जय सिया राम जैसे नारे भी लगाए गए। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारी बस ये मांग थी और उसी मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर थी, जिसपे अभी मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सीधे ये फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या आप उल्टी दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? मतलब आप जो चीजें समाप्त हो रही हैं, देखिए ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इस देश का कुछ है इतिहास, आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो रही हैं, व्यवहारिक तौर पे समाप्त हो रही हैं। हमारे आपके ही जो पीढ़ियों पहले लोगों का जो व्यवहार रहा होगा, आज अपने व्यवहार में आप अंतर देखेंगे और आपसे आज 5-7 साल छोटे लोगों, जो आपकी दूसरी पीढ़ी, आपके घर की अगली पीढ़ी होगी, उसके व्यवहार में अंतर देखेंगे। हम शिक्षण संस्थानों में पढ़ने जाते हैं तो मित्रता से पहले किसी की जात नहीं पूछते हैं, हम किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं देखते, हम किसी का स्टेटस नहीं देखते, वो हमारा मित्र होता है। हम एक साथ खाते हैं। हम लोग छात्रावासों में रहे लोग हैं। एक परिवार में अगर एक पॉलिथीन में चूड़ा भर के आता था तो उसमें किसकी मुट्ठी पड़ती थी ये कोई तय नहीं करता था। लेकिन यूजीसी के अगर मामले में आप देखें तो यूजीसी के जो डेटा आए हैं 2023 और 24 के, उसमें 118% मामले बढ़े हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के। तो इसी आधार पर ये नियम यूजीसी का कहना है कि लाया गया था। अच्छी बात है। आंकड़ों की अगर बाजी मारनी है तो मैं पिछले साल 2 रुपए कमाता था, इस साल मैं 10 रुपए कमाने लगा। तो 2 रुपया कमाता था वो भी खराब था, 10 रुपया कमा रहा हूं आज की स्थिति में, तो 10 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अभी मैं इसको अगर परसेंट में निकालने लगूंगा तो ये तो जाएगा 400%। तो आप कहेंगे कि मेरे इनकम में 400% का इजाफा हो गया। सुनने में लगेगा अरे भाई साहब ये तो फोर्ब्स सूची में कहीं नाम न चला जाए, इतना पैसा इनके पास हो गया। लेकिन मैं 2 रुपए से 10 रुपए पे आया। जब आप नंबर्स देखेंगे इस देश के करोड़ों विद्यार्थियों के बीच, जब उस पूरी संख्या का नंबर देखेंगे तो नियर अबाउट 378 या क्या करके वो नंबर्स आए हुए हैं। हाँ, अब उनको परसेंटेज में ग्लैमराइज करना है और जो परसेंटेज जिस विभाग के अंदर निकाले जाते हैं ना, वो स्टैटिस्टिक्स कही जाती है। और सांख्यिकी की कोई जब आप किताब उठाएंगे तो सांख्यिकी के किताब के पहले पन्ने पे लिखा होता है कि सांख्यिकी एक सफेद झूठ है। मैं कभी इनकार नहीं कर रहा हूं कि इस देश के विश्वविद्यालयों में कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों द्वारा भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन ये भेदभाव
चारों तरफ से है, हर तरफ से है। आप जो जहां पे मजबूत स्थिति में वो किसी का भेदभाव कर रहा है, वो उसी के साथ भेदभाव कर रहा है। तो भेदभाव उन्मूलन करना था, समता लानी थी, तो सभी वर्ग के विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, सबके लिए लाना था। संविधान भी हमारी समता की बात करता है, तो अगर समता की बात है तो सबके लिए होना चाहिए। आप कह रहे हैं भेदभाव सबके साथ हो सकता है, तो सर आप अधिवक्ता हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को कैसे समझते हैं और इसकी लीगैलिटी क्या, आगे का रास्ता क्या है कोर्ट का रुख? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस रोक को आप सीधे तौर पे ये समझिए कि न्याय का इकबाल अभी बुलंद है। इस देश में एक अंतिम उम्मीद अभी भी बची हुई है। ठीक, सरकारों की, अधिकारियों की किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं चल सकती है। जो इस देश के लिए आवश्यक होगा वही करना आवश्यक होना भी चाहिए। ठीक है, तो इस देश के लिए यही आवश्यक है कि इस देश की एकता, अखंडता बनी रहे। और देखिए, जाहिर तौर पर इस देश का छात्र अगर एक हो जाएगा तो वो सवाल पूछेगा, वो सिस्टम से सवाल पूछेगा, वो कहेगा कि तुमने कहा था भाई कि करोड़ों नौकरियां हर साल दोगे, वो नौकरियां कहाँ हैं? वो जो आपने हमसे वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं? तो वो इन सवालों को पूछ न पाए, चुनाव का चक्र सर पे मंडराने लगता है, क्योंकि हम हर 5 साल में पूरे चुनावी मूड में होते हैं, तो चुनावी चक्र नेताओं का मंडरा रहा है। वो जान रहे हैं कि अगर ये एक हुए तो ये सवाल पूछेंगे, सबसे बढ़िया इनको बांट दो। अगर ये बटे रहेंगे तो ये अपने में उलझे रहेंगे। हम कहेंगे अरे हम ब्राह्मण हैं, दूसरे को कहेंगे अरे वो तो ओबीसी है, वो एससी है, वो एसटी है। हम अपने बीच कुचक्र रचने लगेंगे। और देखिए, कोई चीज तब तक नहीं प्रभावी होती है जब तक उसके बारे में बेवजह बात न की जाए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस देश के जो पूरी क्रीम जनरेशन है, जो युवा वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, उसको बांटने की नीयत से ही ये बेवजह की चीजें कुचक्र रची गई है। ये चाहते तो इसी को पहले कर देते, लेकिन नहीं, इनको आदत पड़ चुकी है करंट चेक करने की, बस ये वही कर रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी इस पर रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये नियम अस्पष्ट है, तो सर ये इसका आगे का रास्ता क्या निकलता है? क्योंकि ड्राफ्ट तो तैयार करना ही पड़ेगा यूजीसी को। बिल्कुल, देखिए जो अस्पष्ट वाली बात कही है ना, आप 3C पे था कि आप 3C के पहले एक चीज देखिए, आप उद्देश्य में कहते हैं कि SC ST OBC EWS दिव्यांगजन ये सारे उसमें सम्मिलित होंगे। जब हम कमेटी बनाने आते हैं, जब हम अस्थाई जो समता समिति बना रहे हैं, समता समिति के सदस्यों में क्यों नहीं हमने वर्णित कर दिया कि चलिए कम से कम एक सदस्य EWS का होगा? अगर भेदभाव की श्रेणी में हमने उसको जोड़ा हुआ है तो समता समिति के एक सदस्य के रूप में कम से कम EWS क्यों नहीं होना चाहिए? और न्याय का एक सामान्य सा सिद्धांत है, नेचुरल लॉ, ठीक है, वो कहता है दोनों पक्षों को सुना जाएगा। आप एक जो कमेटी बना रहे हैं, अगर टोटल सदस्यों की संख्या देखेंगे तो वो 10 होती है। ठीक, अगर हम सिर्फ सदस्यों की बात करें, विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात ना करें, तो 7 होती है। तो इनको तो कम से कम उसमें रख देना चाहिए ना कि एक सदस्य सामान्य वर्ग से भी आएगा, जो इक्विटी कमेटी में वो एक होगा। आप क्या करना चाहते हैं ये आप जानिए, लेकिन अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद इनकी भी आंखें खुल जाए, इनका भी दिमाग खुल जाए, और ये इस देश की जो प्रेम वाली जीवन यापन करने की आदत है, ये उसको बहाल कर। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? उस सुप्रीम कोर्ट में कहा गया ये बात, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने जो एक तरह से जाति विहीन समाज का विकास आज़ादी से लेकर अब तक किया है, उसको ये नियम उसमें विभाजनकारी एक तरह से सिद्ध हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माननीय न्यायाधीशों की जो टिप्पणी है वो बिल्कुल जायज है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस देश का दुर्भाग्य रहा है, शताब्दियों पूर्व कुछ आप कह सकते हैं घटनाएं हैं जो दुखद हैं, जो आचरण थे वो दुखद है, हम सबके साथ रहा है। हमको जो चीजें 15 साल पहले जैसी लगती थी वो आज नहीं लगती हैं। ठीक, हम सिर्फ अगर 15 साल की बात करें तो धीरे 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 ये सच्चाई है कि इस देश में बहुत सुधार हुए हैं, सबके बिहेवियर में चेंज आए हैं, तमाम स्तर पे लोगों के अंदर परिवर्तन आए हैं। उस परिवर्तन को ये पुनः वापस ढकेलना चाहते हैं,
ऐसी चीजें लाके। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, मैं आपका नाम बस जान रहा हूँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप किस कास्ट के हैं। आप मुझसे बात करने आए तो क्या मैंने आपसे ये पूछा कि आप किस कास्ट के हो तभी मैं आपसे आपके सवालों का जवाब दूंगा? मैं कचहरी में अधिवक्ता हूँ, क्या सिर्फ मेरे पास जनरल कास्ट का मुवक्किल आता है? या मेरे पास अदर कास्ट का मुवक्किल आ जाए तो मैं उसके खिलाफ चला जाऊंगा? मैं उसको न्याय नहीं दिलाऊंगा? मैं उसका काम नहीं करूंगा? आगे अगर ऐसे नियम आते हैं तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम देखिए, हमारा पुरजोर विरोध सिर्फ इस बात पे था, हम इस रेगुलेशन का स्वागत करते हैं, आप उसमें इन 3 चीजों को जोड़ दीजिए। क्यों भैया? सबसे पहली बात, एक जो पहली मांग है कि जनरल कैटेगरी के भी लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है। यदि भेदभाव विश्वविद्यालयों में हो रहा है तो जनरल कैटेगरी के साथ भी हो सकता है। आप सीधे इसको उसमें जोड़ दीजिए कि विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थान, यानी किसी विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय, किसी और भी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक शिक्षक को, विश्वविद्यालय से जुड़े हर व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वो भेदभाव की शिकायत कर सके। अस्थायी समिति बनाइए तो उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करिए। दूसरी बात, और तीसरी हमारी एक बात है कि अगर कोई इस प्रकार के नियमों का फायदा उठाते हुए पढ़ने लिखने के माहौल को दुष्प्रभावी कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो उसके खिलाफ, अगर वो फर्जी आरोप साबित होता है, उसके खिलाफ भी आप कार्यवाही का एकदम स्पष्ट नियमावली बनाइए कि ये इस तरीके से होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसे सर ने भी कहा कि नियम अस्पष्ट हैं, इनको स्पष्ट करने की जरूरत है, और उस याचिका में भी 3C जो डेफिनेशन की है उसे चुनौती दी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ है SC ST OBC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव को ही हम जाति आधारित भेदभाव मानेंगे, जिसे आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत जो CJI हैं और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर स्टे लगाया है, और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, और केंद्र सरकार को नोटिस गया है तो जवाब तलब किया जाएगा। और UGC का क्या रुख रहता है, हमारी इन सभी पर नजर बनी हुई है, और भी हम लोगों के साथ जाएंगे, बातचीत करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं UGC के इस स्टे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आप देखते रहिए बेधड़क खबर, पीछे कैमरा पर्सन वकील के साथ। धन्यवाद।